जीवन हम सभी को धक्के मारता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वो सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जर्जर खिड़की को बंद किया जिसे मरम्मत की जरूरत थी। अगर तुम ये सबक सीख लेते हो तो तुम बड़े होकर बुद्धिमान, दौलतमंद और सुखी युवक बनोगे। अगर तुम नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या बॉस को दोष देते रहोगे। तुम जीवन भर उस बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आकर तुम्हारी तमाम आर्थिक समस्याओं को हल कर दे। अमीर डैडी ने यह देखने के लिए मेरी तरफ देखा कि क्या मैं उनकी बात सुन रहा था। उनकी आंखें मेरी नजरों से मिलीं। हम एक दूसरे को एकटक देखते रहे और अपनी आंखों से संवाद करते रहे। आखिरकार जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें फेर लीं। मैं जान गया कि उनकी बात सही थी। मैं उन्हें दोष दे रहा था जबकि सीखने का आग्रह मैंने खुद किया था। मैं जूझ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर तुम इस तरह के इंसान हो जिसमें जरा भी हिम्मत नहीं है तो जीवन के हर थपेड़े, हर धक्के के सामने तुम हार मान लोगे। अगर तुम इस तरह के इंसान हो तो तुम जिंदगी भर सुरक्षित तरीके से खेलते रहोगे, सही चीजें करोगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करोगे जो कभी आएगा ही नहीं। फिर तुम एक नीरस बूढ़े आदमी की तरह मर जाओगे। तुम्हारे बहुत से दोस्त तुम्हें सचमुच पसंद करते होंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे, मेहनती इंसान थे। लेकिन सच तो यह है कि तुमने जीवन के धक्कों के आगे घुटने टेक दिए थे। दिल की गहराई में तुम जोखिम लेने से थर्राते थे। तुम दरअसल जीतना चाहते थे, लेकिन हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। दिल की गहराई में तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही ये बातें पता रहेंगी कि तुमने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। तुमने सुरक्षित तरीके से खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिलीं। मैंने पूछा, तो आप मुझे धक्का दे रहे थे? कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो कहूंगा कि मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद चखाया है। जीवन का स्वाद? मैंने पूछा। हालांकि मैं अब भी नाराज था, लेकिन अब मैं जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों लड़के पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया है। मेरे 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं, परंतु उनमें से एक ने भी मुझसे धन संबंधी ज्ञान नहीं मांगा। वो मुझसे नौकरी और तनख्वाह मांगते हैं, लेकिन पैसे बनाने की कला सिखाने को कभी नहीं कहते। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे की खातिर काम करने में गुजार देंगे और अंत तक कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि दरअसल वो किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैठा बैठा गौर से सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे बताया कि तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे बनाया जाता है, तो मैंने ऐसा पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय लिया जो असल जीवन का प्रतिबिंब हो। मैं बोलते बोलते थक जाता, लेकिन तुम मेरी बात का मतलब कभी नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया कि तुम्हें जीवन के थपेड़ों का स्वाद चखाऊं, ताकि तुम मेरी बात सुन और समझ सको। इसीलिए मैंने तुम्हें 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 सेंट दिए। तो 1 घंटे में सिर्फ 10 सेंट की खातिर काम करके मैंने कौन सा सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप लालची हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी कुर्सी पर पीछे टिके और जमकर हंसे। आखिर वो बोले, सबसे अच्छा ये रहेगा कि तुम अपना दृष्टिकोण बदल लो। मुझे दोष देना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो कि समस्या मैं हूं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। लेकिन अगर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो।
कोई चीज सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग खुद को छोड़कर संसार के हर व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, किसी दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदलना ज्यादा आसान होता है। मैंने कहा, अब मैं समझ नहीं पाया। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर डैडी ने अधीरता से कहा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं। तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अमीर डैडी बोले, देखा, तुम अब भी यही सोचते हो कि समस्या मैं हूं। वो तो आप हैं ही। देखो, ये नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम ये नजरिया रखते हो कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? देखिए, आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह कहा, अमीर डैडी ने कहा। ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वो काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वो सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। बस 1 घंटे के बदले 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं। वो ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम तनख्वाह को स्वीकार करना पड़ता है। मैं बैठा बैठा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि यह जीवन का स्वाद था। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सर को हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज से। यही वो पल था जब अमीर डैडी ने वो निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वो अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। ये एक अनूठा दृष्टिकोण था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये दृष्टिकोण सिखाया जिसे मैं पहला सबक कहता हूं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे जो सिखाया था, शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह सुनिश्चित करना कि उसमें बेहतरीन सुविधाएं भी मिलें। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। ये सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि उनके मार्गदर्शन के कारण जीवन भर सीखने वाला था। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं हुए होते और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते, तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। देखो, सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध उस फॉर्मूले का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश क्रोध और प्रेम का समन्वय होता है। जब
पैसे की बात आती है तो अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता है, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो क्या इसीलिए वो कम तनख्वाह वाली नौकरियां करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूं क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार जितनी ऊंची तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूं कि लोग अपना शोषण खुद करते हैं, डरते वो हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे ज्यादा वेतन देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। अपने डैडी को ही देख लो, ये बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर इसके बावजूद अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसीलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सबक का हिस्सा था। सही समझे, अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसों के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। इससे बढ़कर वो पैसे के लिए काम करने में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसों के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए तो तुम्हें ये मैं सिखाऊंगा, पर तभी जब तुम सीखना चाहोगे। क्या हर कोई इसे सीखना नहीं चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा आसान होता है, खास तौर पर अगर धन संबंधी मामलों में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरी चढ़ाकर कहा। हाल फिलहाल उसकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। अपने बिल न चुका पाने का डर, नौकरी से निकाले जाने का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर और दोबारा शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या हुनर को सीखने का, अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत है। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना अध्ययन का एक बिल्कुल अलग पाठ्यक्रम है। मैंने पूछा। बिल्कुल है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। हवाई में शनिवार की उस सुहानी सुबह हम खामोशी में बैठे रहे। मेरे मित्रों ने अभी अपना लिटिल लीग बेसबॉल मैच शुरू किया था, लेकिन किसी कारण मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने का निर्णय लिया था। मुझे एहसास था कि मैं ऐसा कुछ सीखने वाला हूं जो मेरे मित्र स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत दिखाते हुए कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैं तुम्हें दूर से सिखा रहा हूं। मेरे अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम इस बात का स्वाद चख चुके हो कि पैसे के लिए काम करने में कैसा लगता है। बस अपने आखिरी महीने को 50 साल से गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है। अब मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए कतार में इंतजार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसेस मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा।
अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतर कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खास तौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियां कम हो जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचत करते हैं तब आप पर टैक्स लगता है, जब आप मरते हैं तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, लेकिन वो मुझसे ज्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें जरा भी समझदारी नजर नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सर धीरे से हिला दिया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, ये सीखना जिंदगी भर चलता है। ज्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज्यादा जानता हूं, मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की जरूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन करते ही नहीं हैं। वो नौकरी करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वो आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास नहीं होता कि असली समस्या ये है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा और मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो ये सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस ये पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में ये नहीं होती है। वो बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं। एक दिन वो तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद वो जीवन में कभी नौकरी करना नहीं छोड़ सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी पड़ती है। अगर वो पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लें तो उनके सामने ये समस्या आती ही नहीं। तो तुम में अब भी सीखने का जोश है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सर हिला दिया। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने कहा। तो अब काम पर चलो। इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने मेरी बात सुन ली। तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुमने कहा था कि तुम पैसे के लिए काम ना करना सीखना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे रहा हूं। मैं जो सुन रहा था उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने माइक से बातचीत कर ली है और उसने मुफ्त में काम करना शुरू कर दिया है। वो सामान के डिब्बों की धूल साफ कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। बेहतर होगा कि तुम भी जल्दी से वहां पहुंचकर काम शुरू कर दो। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको मुझे कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देते रहना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम ये बात अभी नहीं सीखोगे तो बड़े होकर तुम मेरे लिविंग रूम में बैठी 2 महिलाओं और उस बूढ़े आदमी जैसे बन जाओगे
जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकालूं। या फिर तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे, जो पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर से 10 सेंट प्रति घंटे के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूं। या तुम वो कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, शिकायत करो कि तनख्वाह कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी मेरे सर को थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करते हो तो तुम जल्दी ही मुझे धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें एक अवसर दिया और एक दिन तुम अमीर बन जाओगे। मैं वहां खड़ा रहा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा था। मैं तनख्वाह बढ़वाने आया था और इसके बजाय अब मैं मुफ्त में काम करने वाला था। अमीर डैडी एक बार फिर से मेरा सर थपथपा कर बोले, इसका इस्तेमाल करो, अब जाओ यहां से और अपने काम में जुट जाओ। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती। जाहिर है मैं उन्हें वो बात समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था जिसे मैं खुद ही नहीं समझ पाया था। अगले 3 सप्ताह तक माइक और मैं हर शनिवार मुफ्त में 3 घंटे काम करते रहे। काम से मुझे दिक्कत नहीं थी और वक्त गुजरने के साथ दिनचर्या ज्यादा आसान हो गई। लेकिन मुझे बेसबॉल मैच चूकने का मलाल था और कॉमिक बुक्स न खरीद पाने का अफसोस भी। तीसरे सप्ताह की दोपहर को अमीर डैडी वहां आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में रुकने और इंजन बंद होने की आवाज सुनी। वो स्टोर में दाखिल हुए और मिसेस मार्टिन को गले लगाकर उनका अभिवादन किया। स्टोर के हालचाल पता करने के बाद वो आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली जिनकी कीमत चुकाई और माइक और मुझे इशारा किया, आओ घूमने चलते हैं बच्चों। हमने सड़क पार की और कुछ कारों से बचते बचाते एक बड़े घास भरे मैदान के पार गए जहां कुछ वयस्क सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। वहां की इकलौती पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम थमा दी। कैसा चल रहा है बच्चों? ठीक है, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सर हिला दिया। अमीर डैडी ने पूछा, अब तक कुछ नहीं सीखा? माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और फिर अपने सिर एक साथ हिला दिए। जीवन के एक बहुत बड़े जाल से बचना। देखो, अच्छा यही रहेगा कि तुम लोग सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के एक बहुत बड़े सबक के सामने खड़े हो। अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम भारी स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन का आनंद लोगे। अगर तुम इसे नहीं सीखते हो तो तुम मिसेस मार्टिन और इस पार्क में सॉफ्टबॉल खेलने वाले अधिकतर लोगों जैसे बन जाओगे। वो बहुत कम पैसों के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम को जकड़े रहते हैं, हर साल 3 सप्ताह के वेकेशन की राह देखते हैं और शायद 45 साल की नौकरी के बाद छुट-पुट पेंशन के सपने देखते रहते हैं। अगर ऐसा जीवन जीने से तुम रोमांचित हो जाते हो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर दूंगा। लेकिन ये अच्छे मेहनती लोग हैं, क्या आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टिन मेरे लिए मां जैसी हैं। मैं कभी इतना कठोर नहीं हो सकता कि उनका मजाक उड़ाऊं। मेरी बात कठोर इसलिए लगती है क्योंकि मैं तुम दोनों को कोई बात सिखाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण को बड़ा बनाना चाहता हूं ताकि तुम वो सभी चीजें देख सको जिसे अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा संकुचित होती है। अधिकतर लोग उस जाल को नहीं देख पाते जिसमें वो फंसे हुए हैं। माइक और मैं वहां पर बैठे रहे। हम उनके संदेश को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उनकी बात हमें कठोर लग रही थी, लेकिन हमें एहसास था कि वो हमें कोई सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? क्या इससे तुम्हारे दिल की धड़कन
तेज नहीं हुई? मैंने अपना सर इनकार में हिलाया। हालांकि दरअसल ये तेज हो गई थी। 1 घंटे के काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अमीर डैडी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें 1 घंटे के बदले में $1 दूंगा। अब मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसे मान लो, मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, फिर भी मैं चुप रहा। ठीक है, $2 प्रति घंटा। मेरा छोटा दिमाग और दिल फटने की कगार पर पहुंच गए। आखिर ये 1956 की बात थी और $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे संसार का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतने पैसे कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हां कहना चाहता था। मैं सौदे को पक्का करना चाहता था। मुझे एक नई साइकिल और बेसबॉल के नए दस्ताने दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे मित्रों की प्रशंसा भरी निगाहों की तस्वीर भी मुझे साफ दिख रही थी। उससे भी बढ़कर जिमी और उसके अमीर दोस्त अब मुझे दोबारा गरीब नहीं कह सकते थे, लेकिन किसी वजह से मेरा मुंह बंद ही रहा। आइसक्रीम पिघल गई थी और अब मेरे हाथ पर रिस रही थी। अमीर डैडी हम दोनों लड़कों को देख रहे थे, जो आंखें फाड़कर खाली दिमाग से उन्हें घूरे जा रहे थे। वो हमारा इम्तिहान ले रहे थे और वो ये जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस सौदे को करने के लिए लालायित था। वो ये बात समझते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। वो ये भी जानते थे कि हर इंसान के दिल का एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो मजबूत होता है और जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। असल सवाल तो ये था कि कौन सा हिस्सा ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, $5 प्रति घंटा। अचानक मैं शांत हो गया। कोई चीज बदल गई थी। यह प्रस्ताव इतना बड़ा था कि मूर्खतापूर्ण लग रहा था। सन 1956 में गिने चुने वयस्क लोग ही इससे ज्यादा कमा पाते थे। इसीलिए मेरा प्रलोभन तुरंत ही गायब हो गया और शांति छा गई। धीरे धीरे मैंने बाईं तरफ मुड़कर माइक को देखा। उसने भी मेरी ओर देखा। मेरे दिल का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था, वो अब खामोश हो चुका था। किसी कीमत पर ना बिकने वाला मेरा हिस्सा नियंत्रण में आ चुका था। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अमीर डैडी ने धीरे से कहा। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पहली बात, पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो लोभ या इच्छा वो सारी अद्भुत चीजें हमारे दिमाग में ले आती हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं। इस तरह हमारी जिंदगी का सिलसिला तय हो जाता है। अब कैसा सिलसिला? सुबह जागने का, नौकरी पर जाने का, बिल चुकाने का, सुबह जागने, नौकरी पर जाने, बिल चुकाने, और फिर सुबह उठने, नौकरी पर जाने और बिल चुकाने का सिलसिला। लोगों की जिंदगी पर हमेशा यही 2 भावनाएं हावी रहती हैं, डर और लोभ। उन्हें ज्यादा पैसे देंगे तो वो इसी सिलसिले पर चलकर अपने खर्च बढ़ा लेंगे। इसी सिलसिले को मैं चूहा दौड़ कहता हूं। क्या कोई दूसरा रास्ता है? माइक ने पूछा। हां, अमीर डैडी ने धीरे से कहा, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे खोज पाते हैं। माइक ने पूछा, अब और वो रास्ता क्या है? मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ काम करते हुए और सीखते हुए तुम लोग उसी रास्ते को खोज लोगे। इसीलिए मैंने तुम्हें तनख्वाह देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने पूछा। हम कड़ी मेहनत करते करते थक चुके हैं, खास तौर पर मुफ्त में, अमीर डैडी ने कहा। देखो, पहला कदम है सच बोलना। अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैंने तो ये कहा कि तुम सच बोलो, अमीर डैडी ने पलट कर कहा। मैंने पूछा,
किस बारे में सच बोलें? इस बारे में कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें यह किसी दूसरे से कहने की जरूरत नहीं है, बस अपने सामने स्वीकार करो। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि इस पार्क में खेल रहे लोग, आपकी खातिर काम करने वाले लोग, मिसेस मार्टिन, ये सारे लोग ऐसा ही करते हैं? मुझे तो यही लगता है, अमीर डैडी ने कहा। इसके बजाय इन लोगों को हमेशा पैसे न होने का डर सताता रहता है। वो तार्किक रूप से इसका मुकाबला नहीं करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय वो भावनात्मक प्रतिक्रिया करते रहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और एक बार फिर खुशी, इच्छा तथा लोभ की भावनाएं हावी हो जाती हैं और एक बार फिर से वो दिमाग से सोचने के बजाय दिल से प्रतिक्रिया करते हैं। यानी उनकी भावनाएं उनके दिमाग को नियंत्रित करती हैं। माइक ने कहा। सही कहा, अमीर डैडी बोले। वो इस बारे में सच्चाई स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। इसके बजाय वो अपनी भावनाओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करते रहते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। डर की वजह से वो नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये डर उन्हें सताता रहता है, इसीलिए वो दोबारा नौकरी करने जाते हैं। एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि पैसा उनके डर को दूर कर देगा, लेकिन एक बार फिर ये ऐसा नहीं करता है। डर की वजह से ही वो काम करने, पैसे कमाने, काम करने, पैसे कमाने के जाल में फंसे रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि डर दूर चला जाएगा, लेकिन हर दिन जब वो उठते हैं तो वही पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर लाखों लोगों को सारी रात जगाए रखता है और उनकी रातें उथल पुथल और चिंता भरी होती हैं। इसीलिए वो उठते हैं, नौकरी करने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि तनख्वाह उनके दिल को कुतरने वाले डर को मार डालेगी। पैसा ही दरअसल उनके जीवन को चला रहा है, लेकिन वो इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनके दिलों पर भी। ये कहने के बाद अमीर डैडी खामोशी से बैठे रहे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे दिमाग के अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी तो थीं, लेकिन उनका मतलब हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया था। मैं तो बस इतना जानता था कि मैं अक्सर हैरान होता था कि वयस्क लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता था और वो कभी ज़्यादा खुश भी नहीं दिखते थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमीर डैडी को एहसास हो गया कि हम उनकी बातें जितनी समझ सकते थे उतनी हमने समझ ली हैं, तो उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस जाल से बच जाओ। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूं। सिर्फ अमीर नहीं बनना, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है? मैंने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या सुलझती नहीं है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। बिल्कुल नहीं, इससे समस्या नहीं सुलझती है। मुझे दूसरी भावना को स्पष्ट करने दो। इच्छा। कुछ लोग इसे लोभ कहते हैं, लेकिन मैं इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूं। किसी बेहतर, अधिक सुंदर, अधिक मजेदार या रोमांचक चीज की इच्छा करना बिल्कुल सामान्य है। इच्छा की वजह से भी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो उस खुशी के लिए पैसा चाहते हैं जो उनके हिसाब से पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसा जो खुशी देता है वो अक्सर अल्पकालीन होती है। इसीलिए उन्हें अधिक खुशी, अधिक आनंद, अधिक आराम और अधिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होने लगती है। इसीलिए वो नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से, इसीलिए वो नौकरी करते रहते हैं और सोचते हैं कि पैसा डर और इच्छा की वजह से परेशान उनके दिल को शांत कर देगा, लेकिन पैसा ये नहीं कर सकता। माइक ने पूछा, क्या अमीर भी ऐसा करते हैं? हां, अमीर भी इसमें शामिल हैं। अमीर डैडी ने कहा, वास्तव में बहुत से अमीर लोग इच्छा नहीं, डर के कारण अमीर होते हैं। वो मानते हैं कि पैसे होने पर वो गरीबी के डर से आजाद हो जाएंगे,
इसीलिए वो ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनका डर तो और ज्यादा बढ़ गया है। अब उन्हें पैसे गंवाने का डर सताने लगता है। मेरे कुछ मित्र हैं जो काफी पैसे वाले होने के बावजूद नौकरी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास कई मिलियन डॉलर्स हैं, लेकिन वो गरीबी के दिनों में जितना डरते थे आज उससे ज्यादा डरते हैं। वो दहशत में रहते हैं कि कहीं वो अपनी सारी दौलत गंवा ना बैठें। जिस डर ने उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित किया था वो अब और भी बढ़ गया है। उनके दिल का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा दरअसल ज्यादा तेजी से चीख रहा है। वो बड़े मकानों, कारों और ऐशो आराम की जिंदगी को गंवाना नहीं चाहते जिसे पैसे ने उनके लिए खरीदा है। वो इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर उनका पैसा चला गया तो उनके मित्र क्या कहेंगे। इसी वजह से कई लोग भावनात्मक रूप से कुंठित और मनोरोगी हैं, हालांकि वो अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से भी ज्यादा पैसा है। मैंने पूछा, तो क्या गरीब आदमी बहुत ज्यादा सुखी होता है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अमीर डैडी ने जवाब दिया, पैसे से दूर भागना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि इस पर आसक्त होना। जैसे उसे किसी ने समझा बुझाकर भेजा हो। उसी समय कस्बे का पागल हमारी टेबल के पास से गुजरा और बड़े कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ टटोलने लगा। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों ने बड़ी रुचि से उसे देखा, हालांकि पहले शायद हम उसे नजरअंदाज कर देते। अमीर डैडी ने अपने पर्स से $1 का नोट निकाला और उस पागल बूढ़े को इशारा करके बुलाया। पैसा देखकर पागल तुरंत आ गया। उसने नोट ले लिया। अमीर डैडी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी खुशकिस्मती पर खुश होकर तेजी से वहां से चला गया। उसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो कहते हैं, ओह, पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 8 घंटे नौकरी करते हैं। ये सच्चाई को नकारना है। अगर उनकी पैसे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो फिर वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? इस तरह की सोच शायद उस आदमी से ज्यादा पागलपन भरी है जो पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बातें सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वो बात आ गई जो मेरे खुद के डैडी ने असंख्य बार कही थी, मेरी पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो इन शब्दों को अक्सर कहते रहते थे। वो ये कहकर खुद को हमेशा सुरक्षित कर लेते थे, मैं इसलिए नौकरी करता हूं क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूं। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। पैसे के लिए तब तक काम ना करें जब तक कि डर और लोभ की भावनाएं पूरी तरह से हमारे दिल से खत्म नहीं हो जाती। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं की वजह से ही तो हम इंसान हैं। इमोशन या भावना का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग तथा भावनाओं का इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो। ओहो, माइक ने कहा, अभी मैंने जो कहा है अगर वो तुम्हें पूरी तरह से समझ में ना आया हो तो उसकी चिंता मत करो। आने वाले सालों में तुम इसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाओगे। बस अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका अवलोकन करो। अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं से सोच रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से सोचना सीखना होता है। मैंने पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो संभवतः एक भावना सोच रही है। इस विचार का असल कारण है पैसे न होने का डर। लेकिन बिल चुकाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, निश्चित रूप से पड़ती है। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनके डर के कारण ही उनके मन में यह विचार आता है। मैं नहीं समझ पाया, माइक ने कहा। मिसाल के तौर पर
अमीर डैडी ने कहना शुरू किया, अगर धन की कमी का डर सताए तो नौकरी ढूंढने के लिए तुरंत दौड़ने के बजाय वो खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या लंबे समय में नौकरी इस डर का सबसे अच्छा समाधान है? मेरे ख्याल से इसका जवाब है नहीं। दरअसल नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। लेकिन मेरे डैडी हमेशा कहते हैं स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम एक सुरक्षित नौकरी खोज सको। मैंने थोड़ी दुविधा में कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, ज्यादातर लोग यही सलाह देते हैं और ये ज्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा रास्ता भी है, लेकिन लोग मूलतः डर के कारण ही ये सलाह देते हैं। आपका मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वो घबराते हैं कि तुम पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। देखो, मुझे गलत मत समझना, वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। मैं भी शिक्षा और नौकरी को महत्वपूर्ण मानता हूं, लेकिन इससे डर का इलाज नहीं होगा। देखो, जो डर कुछ पैसे कमाने के लिए सुबह उन्हें उठाता है, उसी डर के कारण वो तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैंने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम पैसे की ताकत से घबराने के बजाय उसमें माहिर बनना सीखो। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, और अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। अब ये समझ में आ रहा था, वो चाहते थे कि हम अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाकर वो देखें जो इस संसार के मिसेस मार्टिन जैसे लोग नहीं देख पाते। उनके लिए उदाहरण उस वक्त कठोर लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा दृष्टिकोण उस दिन व्यापक हो गया और मुझे वो जाल दिखने लगा जो अधिकतर लोगों के सामने बिछा रहता है। देखो, हम सभी अंततः कर्मचारी हैं, हम बस अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम लड़कों के पास उस जाल से बचने का अवसर रहे जो डर और इच्छा नामक दो फंदों या भावनाओं से बुना जाता है। इनका इस्तेमाल अपने विरोध में करने के बजाय अपने पक्ष में करो, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। मेरी रुचि तुम्हें बस पैसों का ढेर बनाना सिखाने में नहीं है। उससे डर या इच्छा का इलाज नहीं होता। अगर तुम्हें डर और इच्छा पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने ही अमीर बन जाओ, दरअसल तुम ऊंची तनख्वाह वाले गुलाम ही रहोगे। मैंने पूछा, तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? गरीबी या आर्थिक संघर्ष का मुख्य कारण डर और अज्ञान है, न कि अर्थव्यवस्था, सरकार या अमीर लोग। ये खुद का थोपा हुआ डर और अज्ञान है जो लोगों को जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम लोग स्कूल जाओ, कॉलेज की डिग्रियां लो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस जाल से बाहर कैसे रहा जा सकता है। पहेली के टुकड़े अब नजर आने लगे थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी के पास बेहतरीन शिक्षा और बेहतरीन करियर था, लेकिन स्कूल में उन्हें कभी नहीं सिखाया गया था कि धन या इसके बारे में अपने डर का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अब मैं समझ गया था कि मैं दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता था। माइक ने पूछा, आपने पैसे न होने के डर के बारे में बात की थी। पैसे की इच्छा हमारी सोच पर कैसे असर डालती है? जब मैंने तुम्हें तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? क्या तुमने गौर किया था कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह से बढ़ रही थीं? हमने सर हिलाकर हामी भर दी। पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने घुटने नहीं टेके। तुम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाओं में विलंब किया और इस दौरान तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया। यह महत्वपूर्ण है। डर और लोभ की भावनाएं हमेशा हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करो, और लंबे समय में यह महत्वपूर्ण है कि तुम भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी न होने दो। ज्यादातर लोग डर और लोभ का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यह अज्ञानता की शुरुआत है। इच्छा और डर की भावनाओं के कारण ही अधिकतर लोग अपना जीवन तनख्वाह, वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागने में बिता देते हैं। वो दरअसल सोचते ही नहीं हैं कि भावनाओं से संचालित ये विचार उन्हें किधर ले जा रहे हैं।
ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक जहां जाना चाहता है वहां पहुंच जाता है, लेकिन गधा तो एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने एक दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपका मतलब है कि जिस पल मैंने बेसबॉल के नए दस्ताने, कैंडी और खिलौनों की तस्वीर देखी, वो गधे के सामने लटकी गाजर जैसी है? माइक ने पूछा। हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक बड़ा सा मकान। अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तुम्हें दरवाजे से बाहर धक्का देता है और इच्छा तुम्हें पुकारती है। यही जाल है। माइक ने पूछा, तो इसका क्या जवाब है? डर और इच्छा अज्ञानता की वजह से बढ़ते हैं। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। पैसा गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख ले तो वो गाजर का पीछा करने के अपने चयन के बारे में दोबारा सोच सकता है। अमीर डैडी ने आगे समझाया कि इंसान का जीवन अज्ञान और ज्ञान के बीच एक संघर्ष है। उन्होंने समझाया कि एक बार जब कोई इंसान जानकारी और आत्मज्ञान की तलाश बंद कर देता है तो अज्ञानता हावी हो जाती है। ये संघर्ष हर पल होता है और इसीलिए हमें हर पल ये निर्णय लेना सीखना होता है कि हम अपने दिमाग को खुला रखें या बंद। देखो, स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम स्कूल इसलिए जाते हो ताकि समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता या पेशा सीख सको। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, चित्रकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, पुलिस अफसरों, आग बुझाने वालों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूलों में उन्हें ये सब इसलिए सिखाया जाता है ताकि समाज समृद्ध बन सके। अमीर डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से बहुत से लोगों के लिए स्कूल शिक्षा की शुरुआत नहीं, अंत होता है। लंबी खामोशी छाई रही। अमीर डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा वो हर बात मुझे तब समझ में आई थी, लेकिन अधिकतर महान शिक्षकों की तरह उनके शब्द भी मुझे बरसों तक सिखाते रहे। मैं आज थोड़ा कठोर रहा हूं, अमीर डैडी ने कहा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये बातचीत हमेशा याद रखो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचो और मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा उस गधे को याद रखो। अगर तुम लोग इस बारे में जागरूक नहीं होते हो कि डर और इच्छा की भावनाएं तुम्हारी सोच पर हावी हो रही हैं, तो ये दोनों तुम्हें जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती हैं। जिंदगी भर डर डर कर जीना और कभी अपने सपनों को साकार न करना निर्ममता है। ये भी निर्ममता है कि पैसे की खातिर कड़ी मेहनत की जाए और ये सोचा जाए कि ये तुम्हारे लिए ऐसी चीजें खरीद देगा जिनसे तुम खुश हो जाओगे। बिल चुकाने की दहशत में आधी रात को जागना जीने का भयानक तरीका है। अपनी तनख्वाह के आकार के हिसाब से जीना भी कोई जीना है? कोई नौकरी तुम्हें सुरक्षित बनाती है, ये सोचना खुद से झूठ बोलना है। ये निर्ममता है और यही वो जाल है जिस भगवान के लिए पैसे को अपना जीवन मत चलाने देना। एक सॉफ्ट बॉल लुढ़कती हुई हमारी मेज के नीचे आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाकर वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। मैंने पूछा, लोभ और डर से अज्ञानता का क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये पैसे के बारे में अज्ञानता ही है जिसकी वजह से इतना अधिक लोभ और डर उत्पन्न होता है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं। मान लो एक डॉक्टर परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अधिक पैसे चाहता है, इसलिए वो अपनी फीस बढ़ा देता है। अपनी फीस बढ़ाकर उसने स्वास्थ्य सुविधा को प्रत्येक के लिए अधिक महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा, इससे गरीब लोगों को सबसे अधिक चोट पहुंचती है, इसीलिए उनकी सेहत धनवान लोगों के मुकाबले ज्यादा खराब हो जाएगी। चूंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों की फीस बढ़ गई है, इसलिए स्कूल के शिक्षक वेतन वृद्धि चाहते हैं, जिससे हमारे टैक्स बढ़ जाते हैं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। जल्द ही अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इतनी भयावह हो जाएगी कि अराजकता फैल जाएगी तथा एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी।
इतिहास गवाह है कि जब जब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तब तब महान सभ्यताएं धराशायी हो जाती हैं। दुखद बात यह है कि अमेरिका भी उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हम ऐतिहासिक तिथियां और नाम तो याद करते हैं, लेकिन सबक नहीं। मैंने पूछा, क्या भाव नहीं बढ़ने चाहिए? किसी शिक्षित समाज में जिसकी सरकार अच्छी तरह चल रही हो, भाव दरअसल कम होने चाहिए। जाहिर है ऐसा अक्सर सिर्फ सिद्धांत में सच होता है। भाव लोभ और डर के कारण बढ़ते हैं, जो अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर स्कूलों में लोगों को पैसे के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और भाव कम होते। लेकिन स्कूलों में लोगों को सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहां पैसे की शक्ति का दोहन करना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी तो हैं, माइक ने पूछा, और आप ही तो मुझे अपना एमबीए करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, लेकिन अक्सर बिजनेस स्कूल में कर्मचारियों को खर्च में कटौती करने वाले परिष्कृत अकाउंटेंट बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कोई परिष्कृत अकाउंटेंट किसी कारोबार को संभाले तो ईश्वर ही मालिक है। वो तो बस अंकों को देखते हैं, कर्मचारियों को नौकरी से निकालते हैं और कारोबार का गला घोंट देते हैं। मैं ये बात इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं ऐसे लोगों को नियुक्त करता हूं। वो तो बस लागत को कम करने और भाव बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा करना महत्वपूर्ण है। काश अधिक लोगों को ये बात पता होती, लेकिन ये भी पूरी तस्वीर नहीं है। अमीर डैडी ने गुस्से से आगे कहा। माइक ने पूछा, तो क्या इसका कोई हल नहीं है? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का सही इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के बहाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोगों ने मुफ्त में काम करने के लिए तैयार होकर अपनी भावनाओं पर विजय पाई थी, तो मैं जानता था कि उम्मीद है। जब मैंने तुम्हें ज्यादा पैसों का लालच दिया तो तुमने एक बार फिर अपनी भावनाओं का प्रतिरोध किया, तो तुम फिर भावनात्मक उत्तेजना के बावजूद सोचना सीख रहे थे। ये पहला कदम है। ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने पूछा। देखो, ये पता लगाना तुम पर है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को ब्रायर पैच यानी कि कटीली झाड़ियों से भरी जगह पर ले चलूंगा। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने से हर कोई कतराता है। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम लोग पैसे के लिए काम करने का विचार छोड़ दोगे और इसके बजाय पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लोगे। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीख लेते हैं तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। यही चीज जो अंकल रीम्स की कहानी में ब्रेयर रैबिट को मिली थी। अमीर डैडी ने बच्चों को लोकप्रिय कहानी का संदर्भ देते हुए कहा। क्या कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। ब्रायर पैच हमारा डर और लोभ है। अपने खुद के विचारों को चुनकर डर, कमजोरी और जरूरतों का सामना करना इससे बाहर निकलने का तरीका है। अपने विचारों को चुनना? माइक ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहने के बजाय ये चुनना कि हम क्या सोचें। बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का डर आपको सताता है, इसीलिए खुद उठकर नौकरी करने जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान इस दिशा में और ज्यादा मेहनत करना है? अधिकतर लोग इतने डरे होते हैं कि वो तार्किक रूप से चीजों पर पूरा विचार नहीं करते हैं और इसके बजाय उस नौकरी करने जाने के लिए दरवाजे से बाहर दौड़ जाते हैं, जिससे वो नफरत करते हैं। परेशानी पैदा करने वाली स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? माइक ने पूछा। मैं तुम्हें वही सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी सुबह की कॉफी गटक कर दरवाजे से बाहर भागने वाले हड़बड़ी में काम करने के बजाय तुम अपने विचारों को चुन सको। जो मैंने पहले कहा था उसे याद रखो।
नौकरी एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल एक ही समस्या रहती है और ये अल्पकालीन होती है। ये समस्या है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी परेशानी पैदा करने वाली स्थिति। पैसा उनके जीवन को नियंत्रित करता है, या मुझे ये कहना चाहिए कि पैसे के बारे में डर और अज्ञान इसे नियंत्रित करता है। इसलिए वो वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया था। वो हर दिन उठते हैं और पैसे के लिए काम करने चले जाते हैं और ये सवाल पूछने का समय ही नहीं निकालते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका है? उनके दिमाग नहीं, उनकी भावनाएं उनकी सोच को नियंत्रित करती हैं। माइक ने पूछा, क्या आप भावनाओं की सोच और दिमाग की सोच का फर्क बता सकते हैं? क्यों नहीं, मैं तो इसे सारे समय सुनता रहता हूं। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसी बातें सुनता हूं। देखिए, हर किसी को काम करना होता है, या फिर अमीर बदमाश होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी खोज लूंगा। मैं इस वेतन वृद्धि का हकदार हूं, आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते, या मुझे ये नौकरी इसलिए पसंद है क्योंकि ये सुरक्षित है। कोई भी ये नहीं पूछता क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं यहां नहीं समझ रहा हूं। इस सवाल से भावनात्मक विचारों की जंजीर टूट जाएगी और तुम्हें ज्यादा अच्छी तरह सोचने का समय मिल जाएगा। जब हम दोबारा स्टोर की ओर बढ़े तो अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि अमीर लोग सचमुच पैसे बनाते थे, वो इसके लिए काम नहीं करते थे। उन्होंने आगे बताया कि जब माइक और मैं शीशे से 5 सेंट के सिक्के ढालते समय सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हम उस तरह सोचने के काफी करीब थे जिस तरह अमीर लोग सोचते थे। समस्या ये थी कि सिक्के ढालना सरकार और बैंकों के लिए कानूनी था, लेकिन हमारे लिए गैर कानूनी था। उन्होंने हमें बताया कि शून्य से पैसे बनाने के कानूनी तरीके भी होते हैं। अमीर डैडी ने बाद में बताया कि अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है जो दरअसल गधे के सामने लटकी गाजर जैसा है। सिर्फ डर और लोभ की वजह से ही अरबों लोग पैसे के भ्रम में फंसे रहते हैं और यकीन करते हैं कि पैसा असली है। ये नहीं है। पैसा दरअसल बनाया गया है। जनता के अज्ञान और विश्वास के भ्रम की वजह से ही ताश का ये महल खड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले अमेरिका में स्वर्ण पैमाना प्रचलित था और बाद में हर डॉलर का नोट दरअसल चांदी का प्रमाण पत्र हो गया। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम स्वर्ण पैमाने को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर के पीछे किसी वास्तविक संपत्ति का समर्थन नहीं होगा। बच्चों, अगर ऐसा होता है तो कोहराम मच जाएगा। गरीब, मध्यम वर्गीय और अज्ञानी लोगों की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वो यकीन करते रहेंगे कि पैसा वास्तविक है और वो जिस कंपनी या सरकार के लिए काम करते हैं वो उनकी देखभाल करेगी। उनकी बातें दरअसल उस दिन मेरी समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन आगे के सालों में इनमें काफी समझदारी नजर आई। वो देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब अमीर डैडी अपने छोटे सुपरमार्केट के बाहर अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, लेकिन तुम तनख्वाह की जरूरत को जितनी जल्दी भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, मुफ्त में काम करते रहो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे बनाने के तरीके दिखाने लगेगा, जिनसे तुम्हारी इतनी ज्यादा कमाई होगी जितनी कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अधिकतर लोग इन अवसरों को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वो पैसे और सुरक्षा की तलाश करते हैं। इसीलिए उन्हें सिर्फ वही मिलता है। जिस पल तुम एक अवसर भांप लेते हो तो तुम जिंदगी भर अवसर भांप सकते हो। जिस पल तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज सिखाऊंगा। इसे सीख लोगे तो तुम जीवन के सबसे बड़े जालों में से एक से बच जाओगे। माइक और मैंने स्टोर से अपना सामान उठाया और हाथ हिलाकर मिसेस मार्टिन से विदा ली। हम पार्क में जाकर उसी पिकनिक बेंच पर बैठ गए और कई घंटे तक सोचते तथा बात करते रहे। स्कूल में भी हमने अगले सप्ताह सोचा और बातें की। 2 और सप्ताह तक हम सोचते रहे, बात करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के अंत में मैं एक बार फिर मिसेस मार्टिन से विदा ले रहा था और कॉमिक बुक स्टैंड को हसरत भरी निगाह से देख रहा था। हर शनिवार
30 सेंट ना मिलने के बारे में सबसे दुखद चीज यही थी कि मेरे पास कॉमिक बुक्स खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं था। जब मिसेस मार्टिन ने माइक और मुझसे विदा ली तो अचानक मैंने उन्हें एक ऐसी चीज करते देखा जो मैंने उन्हें पहले कभी करते हुए नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन कॉमिक बुक के सामने वाले पन्ने को आधे में काट रही थीं। उन्होंने कॉमिक बुक का आधा कवर अपने पास रख लिया और बाकी की पुस्तक एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में फेंक दी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कॉमिक बुक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूं। मैं कवर के ऊपर का आधा हिस्सा कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूं। जब वो नए कॉमिक्स लेकर आता है, वो 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतजार किया। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उससे पूछा कि क्या हम कॉमिक बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उसने कहा, तुम उन्हें रख सकते हो, बशर्ते तुम इस स्टोर के लिए काम करते हो और उन्हें किसी को नहीं बेचो। हमारी पुरानी कारोबारी साझेदारी याद है? देखिए, माइक और मैंने इसे पुनर्जीवित कर लिया। माइक के बेसमेंट में एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहां सैकड़ों कॉमिक बुक्स का ढेर लगाना शुरू कर दिया। हमने माइक की छोटी बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मजा आता था। वो लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी, जो हर दिन स्कूल के बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक खुली रहती थी। ग्राहक यानी इलाके के बच्चे 2 घंटे में जितनी चाहे उतनी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। ये उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था, क्योंकि एक कॉमिक 10 सेंट में आती थी और 2 घंटे में वो 5-6 कॉमिक्स पढ़ सकते थे। माइक की बहन बच्चों के जाते समय उनकी तलाशी लेती थी। इस तरह वो ये सुनिश्चित करती थी कि कोई कॉमिक बुक अपने साथ छुपा कर तो नहीं ले जा रहा। वो हिसाब किताब भी रखती थी और ये लिखती थी कि हर दिन कितने बच्चे आए, वो कौन थे और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मैं 3 महीने की अवधि में हर सप्ताह औसतन $9.50 कमा रहे थे। हमने उसकी बहन को 1 सप्ताह में $1 की तनख्वाह दी और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने की अनुमति भी दी। हालांकि वो शायद ही ऐसा कभी करती थी, क्योंकि हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी। माइक और मैंने हर शनिवार स्टोर में काम करने और अलग अलग स्टोर से सारी कॉमिक बुक्स इकट्ठी करने का अनुबंध कायम रखा। हमने कोई कॉमिक बुक नहीं बेची और इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर से किया वादा निभाया। जब कॉमिक बुक्स की हालत खस्ता हो जाती थी तो हम उन्हें जला देते थे। हमने एक ब्रांच ऑफिस खोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक की बहन जितने विश्वसनीय और समर्पित व्यक्ति को कभी खोज नहीं पाए। उस छोटी उम्र में ही हमें पता चल गया था कि अच्छे कर्मचारी खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद वहां लड़ाई हो गई। पड़ोसी इलाके के कुछ बदमाश लड़के जबरदस्ती अंदर घुस आए और झगड़ने लगे। इस पर माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम कारोबार बंद कर दें। इस तरह हमारा कॉमिक बुक कारोबार बंद हो गया और हमने सुपरमार्केट में शनिवार को काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन अमीर डैडी रोमांचित थे, क्योंकि वो हमें नई चीजें सिखाना चाहते थे। वो खुश थे क्योंकि हमने अपना पहला सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हमने पैसे से अपने लिए काम कराना सीख लिया था। सुपरमार्केट में हमें काम के लिए तनख्वाह नहीं मिलती थी। पहचानने के लिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना पड़ा था। कॉमिक बुक लाइब्रेरी हमारा खुद का कारोबार थी। उसकी बदौलत हम अपनी आर्थिक स्थिति का नियंत्रण खुद कर रहे थे। इसके लिए किसी नियोक्ता पर निर्भर नहीं थे। सबसे अच्छा पहलू यह था कि जब हम वहां शारीरिक दृष्टि से मौजूद नहीं होते थे, तब भी हमारा कारोबार हमारे लिए पैसे उत्पन्न करता था। हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। तनख्वाह देने के बजाय अमीर डैडी ने हमें अनमोल नसीहत दी थी। अध्ययन सत्र अध्याय 1 सबक 1 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सार 9 साल की उम्र में रॉबर्ट कियोसाकी और उनके बचपन के मित्र को एक सहपाठी के बीच हाउस पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो एक समृद्ध स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। उनके गरीब डैडी एक शिक्षक थे और अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन महीना चलाने के लिए हमेशा जूझते रहते थे।
जब उन्होंने ये सलाह दी कि जाकर पैसे बनाओ, तो रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने यह काम सचमुच करने की कोशिश की। उन्होंने टूथपेस्ट के खाली ट्यूब लिए जो उस वक्त जस्ते से बनते थे। उन्होंने उन्हें पिघलाना और नकली निकल बनाने के लिए प्लास्टर के सांचों का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें जल्दी ही सही राह पर पहुंचा दिया। उन्होंने ये सलाह दी कि उन्हें माइक के डैडी से पूछना चाहिए, जिन्होंने कभी 8वीं ग्रेड की पढ़ाई पूरी नहीं की थी, लेकिन वो बहुत से सफल व्यवसाय चलाते थे। माइक के डैडी, पुस्तक के अमीर डैडी, उन्हें सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों लड़कों को उनके कन्वीनियंस स्टोर में हर शनिवार की सुबह 3 घंटे तक काम करना होगा, जिसमें डिब्बों की धूल साफ करना तथा दीगर सफाई शामिल थी। उन्होंने कहा कि वो 10 सेंट प्रति घंटे की दर से पैसे देंगे। रॉबर्ट आमतौर पर ये 10 सेंट कॉमिक बुक्स पर खर्च कर देते थे। इस नीरस काम और कम वेतन से रॉबर्ट का जल्दी ही मोह भंग हो गया। जब उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वो ये काम छोड़ने वाले हैं, तो माइक ने कहा कि अमीर डैडी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ऐसा होगा और रॉबर्ट को जाकर उनसे मिलना चाहिए। रॉबर्ट के डैडी स्कूल टीचर थे और व्याख्यान देते थे, लेकिन माइक के डैडी कम बोलते थे और एक बहुत ही अलग तरीके से सिखाते थे, जैसा रॉबर्ट को पता लगने वाला था। अगले शनिवार की सुबह रॉबर्ट माइक के डैडी से मिलने गए, लेकिन अमीर डैडी ने रॉबर्ट से 1 घंटे तक धूल भरे अंधेरे लिविंग रूम में इंतजार कराया। वो भन्ना गए और भावुक हो गए जब उन्हें माइक के डैडी के सामने शिकायत करने का मौका मिला। उन्होंने उग्र होकर कहा कि वो लोभी हैं और उनके प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि माइक के डैडी ने अनुबंध के मुताबिक उन्हें कुछ नहीं सिखाया था, तो वो शांति से असहमत हो गए। अमीर डैडी ने स्पष्ट किया कि जीवन आपको शब्दों से नहीं सिखाता है, बल्कि चारों तरफ धकेल कर सिखाता है। कुछ लोग जीवन के धक्कों को चुपचाप झेल जाते हैं, बाकी नाराज हो जाते हैं और अपने बॉस या उनके प्रियजनों के खिलाफ भड़ास निकालते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे सबक सीखते हैं और वास्तव में जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग ये सबक नहीं सीखते, वो जीवन भर व्यक्ति को दोष देते रहते हैं और किसी बड़े अवसर का इंतजार करते हैं, या सुरक्षित खेलने और कभी जोखिम न लेने या बड़ी जीत हासिल न करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि वो और माइक पहले लोग थे जिन्होंने उनसे कभी पैसे बनाने का तरीका सीखना चाहा था। उनके पास 150 से ज्यादा कर्मचारी थे और हालांकि उन्होंने नौकरी मांगी थी, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट और माइक की तरह कभी ज्ञान नहीं मांगा था। इसलिए अमीर डैडी ने जीवन की तरह सिखाने की कोशिश में लड़कों को थोड़ा आसपास छकाया। रॉबर्ट ने पूछा कि उन्होंने क्या सबक सीखा, सिवाय इसके कि अमीर डैडी ओछे थे और अपने कर्मचारियों का शोषण करते थे। अमीर डैडी ने इस बात पर उन्हें चुनौती दी और कहा कि ज्यादातर लोग दूसरों को दोष देते हैं, जबकि वास्तव में उनका नजरिया ही उनकी समस्या होता है। समस्या को कौन सुलझाएगा? उनका मस्तिष्क। माइक के डैडी ने कहा। वो चाहते थे कि रॉबर्ट ये सीखें कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि वो इससे अपनी खातिर काम करा सकें। वो रॉबर्ट के क्रोध को देखकर भी खुश थे, क्योंकि क्रोध प्रेम के साथ मिलकर जोश को बनाता है, जो सीखने का एक अहम घटक है। उन्होंने आगे कहा कि पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। कई लोगों के पास भारी तनख्वाह वाली नौकरी तो होती है, लेकिन उसके बावजूद वो पैसे की समस्याओं से घिरे रहते हैं, जैसे रॉबर्ट के गरीब डैडी, क्योंकि वो ये जानते ही नहीं कि पैसे से अपनी खातिर काम कैसे कराएं। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट ने यह सबक अभी नहीं सीखा, तो उन्होंने 10 सेंट प्रति घंटे की नौकरी में जो महसूस किया था, यानी निराशा और ये महसूस करना जैसे ये वेतन काफी नहीं था, वैसा ही वो जीवन भर महसूस करते रहेंगे। उन्होंने रॉबर्ट को टैक्स की अवधारणा बताई और ये स्पष्ट किया कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सरकार को उन पर टैक्स लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन अमीर नहीं देते। उन्होंने पूछा कि क्या रॉबर्ट में अभी सीखने के प्रति जोश था?
जब उन्होंने हाँ कहा तो अमीर डैडी ने उनसे कहा कि अब वो स्टोर में काम करने के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि वो इसके पीछे का अर्थ निकालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट और माइक ने 3 सप्ताह तक मुफ्त में काम किया। माइक के डैडी आए और उन्हें बातचीत के लिए बाहर ले गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई चीज सीखी। वो कुछ नहीं सीख पाए थे। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि अगर वो इस सबक को नहीं सीखते हैं तो वो ज्यादातर लोगों जैसे होंगे जो जीवन भर कम पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने प्रति घंटे 25 सेंट वेतन का प्रस्ताव रखा, जिसका बच्चों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने इसे बढ़ाकर $1 प्रति घंटे कर दिया, फिर $2, लेकिन रॉबर्ट खामोश बने रहे। 1 घंटे के $5 के अंतिम प्रस्ताव, जो उस वक्त एक भारी रकम थी, उसके बाद रॉबर्ट जान गए कि वो नहीं बिकेंगे। अमीर डैडी ने कहा कि ये अच्छी बात थी कि उनकी कोई कीमत नहीं थी। ज्यादातर लोगों की होती है, क्योंकि डर और लोभ उनके जीवन को नियंत्रित करता है। गरीबी का डर उनसे कड़ी मेहनत कराता है और वेतन कमवाता है, लेकिन एक बार जब उनके पास वेतन आ जाता है तो लोभवश वो उन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्हें वो खरीद सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत महसूस होती है ताकि वो ज्यादा खर्च कर सकें। इसी को अमीर डैडी चूहा दौड़ कहते थे। उन्होंने लड़कों को बताया कि पहला कदम खुद के सामने ये स्वीकार करना है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अक्सर लोग तार्किक दृष्टि से सोचने के बजाय अपनी भावनाओं के तहत प्रतिक्रिया करते हैं। वो ये स्वीकार करने से डरते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को चला रहा है, इसीलिए पैसा उन्हें नियंत्रित करता है। ऐसी बात नहीं है कि इस डर का सामना सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं। अमीर लोगों को भी अक्सर डर लगता है। अमीर डैडी लड़कों को सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाना चाहते थे, क्योंकि पैसे से समस्या नहीं सुलझती है। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि स्कूल महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये शुरुआत नहीं बल्कि अंत है। और कुंजी ये है कि लड़के सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखें। अपनी भावनाओं से सोचना न सीखें, उन्हें अपने विचारों का चयन करना सीखना चाहिए। अमीर डैडी ने उन्हें बताया कि वो पैसा कमाने के तरीकों पर निगाह रखें। जिस पल आप किसी अवसर को देख लेते हैं, आप जीवन भर अवसरों को देखने लगेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और जल्दी ही उन्हें एक लाइब्रेरी बनाने का अवसर दिखा, जहां बच्चे प्रवेश शुल्क देकर 2 घंटे में मनचाही कॉमिक पुस्तकें पढ़ सकते थे, बिना बिकी कॉमिक बुक्स जो कन्वीनियंस स्टोर से फेंक दी जाती थी। उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और लाइब्रेरी का ये व्यवसाय 3 महीने तक अच्छी तरह से चला, लेकिन फिर लाइब्रेरी में फसाद होने की वजह से उसे बंद करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पैसे से अपनी खातिर काम कराने का पहला सबक सीख लिया था। वो ज्यादा सीखने के लिए तैयार थे और माइक के डैडी उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे। बाएं गोलार्ध का पल। ऊंचे वेतन वाली नौकरी के बावजूद रॉबर्ट के गरीब डैडी जैसे लोग खर्चा चलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। दाएं गोलार्ध का पल। हटाई जाने वाली कॉमिक बुक्स को एक नए सृजनात्मक तरीके से देखने की बदौलत उन्होंने व्यवसाय का एक अवसर बना लिया। अवचेतन पल। लोग डर और लोभ की भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन
हम सभी को चारों ओर छकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लोग लड़ते हैं। कुछ सबक सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। वो इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर छका रहा है। मुझे दोष देना और ये सोचना छोड़ दें कि मैं समस्या हूं। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूं तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समस्या हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज्यादातर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज्यादा कर्ज में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर। ये किसी पेशे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे की खातिर काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वो अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही हैं। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ये तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वो उसका पीछा करने लगेगा। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बात को समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। तो प्रश्न है, रॉबर्ट के गरीब डैडी की पैसे संबंधी नीति कितनी आम है? दूसरा प्रश्न, रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। आपके जीवन में यह कब सच साबित हुआ है? इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? वो कौन सा एक सबक है जिसे आप कभी नहीं भूले और क्यों? तीसरा प्रश्न है, क्या 10 सेंट प्रति घंटे की भुगतान दर और फिर प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर आप भी रॉबर्ट जैसी ही प्रतिक्रिया देते? चौथा प्रश्न, क्या ये डर है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी की ओर ढकेलता है या फिर दूसरे घटक भी शामिल हैं? पांचवां प्रश्न, क्या ये सोचने का प्रलोभन शक्तिशाली होता है कि क्या ज्यादा पैसा डर को शांत कर देगा? ये इतनी आम प्रतिक्रिया क्यों है? छठा प्रश्न, आपके जीवन का एक उदाहरण कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया की? वो समय कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं का अवलोकन किया और चेतन होकर अपने विचार चुने? सातवां प्रश्न, डर और लोभ को नियंत्रित करने वाले भावों के प्रति कौन ज्यादा अतिसंवेदनशील होते हैं, अमीर या गरीब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आठवां प्रश्न, क्या आप सोचते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास है कि वो चूहा दौड़ में अटके हैं? क्यों या क्यों नहीं? आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। सन 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वो अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वो और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है
और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। सन 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनियां ही न हो जाएं, तब तक हम काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि खुद ही विकास कर सकती हैं। ये किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती हैं। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूं तो वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों कैसे कमा सकता हूं? जब भी मैं इनमें से कोई भी सवाल सुनता हूं तो मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी है सबसे अमीर व्यवसायी। सन 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्राप थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हॉवर्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजियर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेस्से लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार के दो दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फॉल थे, जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। श्रॉब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजियर तथा लियरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक ठीक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल हुआ क्या, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप सन 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि ये 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में रह रहे थे, आज हम उससे ज्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ावों जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा सा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीला बने, खुला दिमाग रखें और सीखने के लिए तैयार हों तो वो कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वो सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा तो उन्हें राह में काफी मुश्किलें झेलनी होंगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना ज्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियां सुनी हैं, जो अचानक से अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वो जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी।
या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वो दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखपालों ने उसका पैसा हथिया लिया और वो न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वो नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर ये भी उतर गई तो वो अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो तुरंत मिलियनेयर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि लंबे समय में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब से वो प्रायः बहुत निराश होते हैं। मैं बस उनसे यही कहता हूं कि जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें वित्तीय दृष्टि से साक्षर बनने की जरूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था तो वो ये विचार हर बार मेरे दिमाग में ठूंसते थे। जैसा मैंने कहा था कि मेरे शिक्षित डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता में माहिर बनने की जरूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो यह करने की जरूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की जरूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी ये बिना नींव वाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अब भी फैशन में है, इसीलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो उनके पास लगभग कोई वित्तीय नींव नहीं होती है। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती है और वो अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वो फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी हैं, उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है, ये तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर से उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि बचपन में ही हमारी वित्तीय बुनियाद मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमीर डैडी के सामने सवाल ये था कि ये नीरस और जटिल विषय बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखा चित्रों के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय बुनियाद रखी। चूंकि हम बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक सरल तरीका ईजाद किया। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं। बरसों तक वो सिर्फ रेखा चित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे। माइक और मैं सरल रेखा चित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखा चित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज्यादा जटिल और सूक्ष्म अकाउंटिंग विश्लेषण में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए यह करना ही था। मैं उतना जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य काफी छोटा है, लेकिन हम दोनों की ही नींव एक सी है।
आगे मैं आपको वही सरल रेखा चित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वो बुनियादी हैं, लेकिन उन रेखा चित्रों ने 2 छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत वो एक ठोस और गहरी नींव पर काफी दौलत बनाने में सफल रहे। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा संपत्तियां ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। ये बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। ज्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो संपत्ति और दायित्व का फर्क नहीं जानते।